बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 12 अगस्त साल 2020, इस्लामी कैलेंडर पर आज 21 ज़िलहज 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज सावन की 28 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों से पहले एक ब्रेक। जश्न आजादी मनाएं अहमद फैब्रिक्स के संग और हासिल करें 50% का मैक्सिमम डिस्काउंट। फिर मैं तो चली अहमद फैब्रिक्स चौक चौपाटी। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। जनाब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बरामद कुनिंदगान को ड्यूटी डरावा जो है वो 1 सितंबर से देना शुरू कर देगा। ये दाऊद के लौंडे ने बताया। अच्छा जी। रज़ाक दाऊद साहब ने? आहो, ठीक है। और उन्होंने हमें ये भी बताया है कि इससे बिजनेस को बड़ा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तुम्हारे पास भी एक अच्छी खबर है, पढ़ दे। दादाजी, अच्छी खबर यह है कि गुज़िश्ता माह बरामदात में माहाना बुनियादों पर 25.8%, जबकि सालाना बुनियाद पर 6.4% इजाफा हुआ। बरामदात में कमी बहुत शदीद हुई है, तो अब इजाफा तो होना चाहिए ना, ताकि चीजें को नॉर्मलाइजेशन की तरफ वापस जा सके। जी, और जीरो से चूंकि चीजें दोबारा स्टार्ट हो रही हैं पोस्ट, तो इसलिए अगर 50% भी इजाफा या 100% भी इजाफा आपको नजर आए तो इसका मतलब ये होगा कि 1 से बढ़ के 2% ही हुआ है। हाँ जी, ठीक है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। एक बात बताइए, ये जो हिसाबात जारिया, करंट अकाउंट का सारा, जी जी, इसमें जो कमी हुई है दादाजी, कितनी मरतबा अखबार में छापनी है और कितनी मरतबा में सुनने को मिलेगी? यार आप देखिए, तेरा भाई जने भी छाप दिया। यार वो बात ये है कि वो क्या तुमने वो सुना नहीं हुआ मुहावरा, वो किनके घर बेटा पैदा हुआ था उन्होंने चोम चोम के मार देता। जी जी, ठीक है ना, ख्वाजा सराओं के घर। अल्लाह भला करे तेरा भाईजान। बात ये है, अब भाईजान कह के मुखातब किया जाता है नई नस्ल को, समझती है कि ऐसी उन्होंने पता नहीं की क्या है। अब बात ये है हजूर वाला कि अब मसला ये है कि उनके हाथों को काम सरजद हो गया, अगरचे वो भी नेगेटिव में हुआ है। आपको शायद ये सुन के दुख हो कि वो बेसिकली वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है। जिस तरह MBS जो था उसका इकदाम पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा था और हम पेट रहे थे कि ना करो, ये इसका इम्पैक्ट बड़ा खौफनाक होगा, लेकिन साड़ी कौन सुन रहा है। उसी तरह आप ये जो खसारा काम कर रहे हैं, ये तामीर के नाम के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन जो है, जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं उनकी कॉस्ट पे कार है। जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं होगा
तो एक्टिविटी कहाँ जनरेट होगी, तो एक्टिविटी कहाँ जनरेट होगी, सरकार को टैक्स कहाँ मिलेगा, इकोनॉमी कहाँ मूव करेगी। तो आप जीरो पे ले आए करंट अकाउंट का सारा, बल्कि सरप्लस में ले जाए, बंद कर दें सब कुछ, ठीक है ना। डाटा आने दें LSM का, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, फिर उसके साथ कंपेयर करके आपसे बात करेंगे। ये बेसिकली लार्ज स्केल इंडस्ट्री बंद हो रही है और उसके नतीजे में ये काम हो रहा है। समझ लग गई ना जी। हाँ, इंपोर्ट हम कुछ कर नहीं रहे और अब एक्सपोर्ट हमसे बढ़ नहीं रही। जब इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट का रॉ मटेरियल आता है ना बाहर से, समझा कर। बजाय इसके एक्सपोर्ट्स बढ़ाते, इंपोर्ट कम करके हमने कहा जी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो गई। आहो। उमर अयूब साहब ने यह भी बता दिया है कि अगली सर्दियों में भी गैस की लोड शेडिंग रहेगी। मैंने कहा बट सबीले तस्करा ये खबर भी पढ़ता चलो। यार बात जो है वो ये है कि इस वक्त हुकूमत ने एक फैसला किया। उमर अयूब से ये मुझे बात याद आई, लेकिन ये बात मुतलका नहीं है। जो इस वक्त दूसरा भी तो हमारा टर्मिनल बन गया है ना गैसिफिकेशन का, पोर्ट पे LNG का टर्मिनल। हाँ। जी जी। और तीसरा ये है कि वो जो पॉलिसी इन्होंने रोकी हुई थी कि ये जो LNG टर्मिनल्स हैं इनके जो ये वेले पड़े रहते हैं, तो उन औकात को भी इस्तेमाल किया जाए। तो हुकूमत ने ये इजाजत देने के लिए कि अगर कोई प्राइवेट जहाज ले आता है और उसकी जो गैस है वो ऑफलोड होनी है, तो वो गैसिफिकेशन का प्लांट चलना है ना, टर्मिनल पे लगेगा और गैसिफिकेशन का प्लांट चलेगा और उसके लिक्विड को वो गैस में कन्वर्ट करके तो पाइप में डालेगा। ठीक हो गया। उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो कि उससे SSGC कितना किराया लेगी, टर्मिनल कितना किराया लेगा, बुकिंग का तरीका कार क्या होगा। तो ये पॉलिसी की बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि जो मुख्तलिफ किस्म के ब्रोकन ऑर्डर्स मिल जाते हैं ना, ब्रोकन जहाज तो नहीं कहना चाहिए, ब्रोकन लॉट्स होती हैं, ब्रोकन लॉट्स जो मिल जाती हैं वो बहुत सस्ती मिलती हैं ना, तो वो घसीट के लाने के लिए ले तो कोई आए। पाकिस्तान के अंदर इतने लोगों के पास पैसे हैं तो कोई ना कोई जहाज पकड़ के ला सकता है ना, लेकिन आगे उस जहाज के लिए टर्मिनल दस्तयाब नहीं है और दस्तयाबी का कोई कानून नहीं था। ये कानून शायद खाकान अब्बासी साहब बना के रख गए थे, तो इन्होंने आते ही चूंकि हर चीज खराब की उनकी, तो उसमें से ये भी खराब हो गया। तो अब सुना है कि वो पॉलिसी आ गई है, और पॉलिसी आने की वजह भला क्या है? क्या दादाजी? वो लोग भी तो शामिल है ना उस के बेनिफिशियरी में जिन्होंने इस हुकूमत को लाए। ठीक है, तो पॉलिसी आ गई, ठीक है। तो पॉलिसी आने के नतीजे के अंदर वो अब आप अगर बाहर से कोई लॉट उठा लेते हैं और यहाँ पे आप SNGPL के साथ या SSGC के साथ मामला तो आपने तय कर लेते हैं कि किस रेट पे आपको वो सहूलत फराम करेगी, तो आप उसको ला के सस्ती गैस बेच सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ज़ाहिर है बायर जो है वो एक वन टाइम बायर तो नहीं होता ना, वो तो परमानेंट सप्लाई चाहता है, क्योंकि उसने तो देखें अब इस तरह की पार्टियों का क्या बनता है। लेकिन जो पार्टियां उठ रही हैं वो इस वक्त तक हमारी इतला के मुताबिक सार्फिन को हुकूमत का जो टैरिफ है ना, हुकूमत जिस पे गैस बेचती है उससे कम निरख ऑफर कर रही है। कि अगर हुकूमत फर्ज करें हुकूमत कहती है कि कराची में आप हमें मिलती है $5.6 की, आप हमसे $6.5 की ले लें पर MMBTU, ठीक है। सरकार का ये पॉलिसी अनाउंसमेंट है। वो पार्टियां आ गई हैं, वो कहती, कोई कहती है हमसे $6 ले लें, हमसे $6.25 ले लें, हमसे $6.25 ले लें, ठीक है। तो आगे की सहूलत जो उनको दस्तयाब है कि सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न के सिस्टम्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, $2 पर MMBTU वो अपने सिस्टम का लेंगे ना जी, ठीक है, ठीक है। बल्कि शायद $2 SSGC और $1 SNGPL लेंगे, या दोनों $2 लेंगे। तो इस तरह करके तो ये फिर वो कंज्यूमर तक पहुंचेंगी। और इसमें से मजे की बात है कि सप्लाई में से SNGPL और सुई सदर्न गैस कंपनी अपना UFG भी काट देंगे। साड़ी चोरी हो जाती है ना, वो चोरी भी तुसी दवोगे, सिस्टम साड़ा इस्तेमाल कर लो, ठीक है। लेकिन अपनी नाहली पे कंट्रोल नहीं पाना, आप पैसे दें ना 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 ना। तो ये है जी इस वक्त तक की सूरत हाल। अल्लाह करे इससे कोई बेहतरी निकल आए, हमारे लोगों को भी साफ फ्यूल मिल जाए। लेकिन देखो इस तरह की चीजें सरकार स्पीयर हेड किया करती है। अब सरकार ने बंद कर दिया है, जिसे कहना चाहिए LNG से RLNG प्लांट हमारे तकरीबन बंद ही पड़े हुए हैं ना, इसलिए हमें सर्कुलर डेट हमारा बढ़ता जा रहा है ना। आज उन प्लांटों को चलाएं तो सर्कुलर डेट 0 हो जाए, लेकिन अगर सर्कुलर डेट 0 हो जाएगा नहीं, अगर ये RLNG के प्लांट चल पड़ेंगे तो खुसरो बख्तियार, रजाक दाऊद और
केड़ा बाबर नदीम बाबर नदीम बाबर के पुरानी टेक्नोलॉजी वालों से, लो एफिशिएंसी वालों प्लांटों से बिजली कौन खरीदेगा? तो लिहाजा हमने RLNG प्लांट के अंदर कीड़े डाल के उन्हें नहीं चलने देना, क्योंकि वो सस्ती बिजली बनाते हैं। हमने साहिवाल का जो कोयले का प्लांट है नहीं चलने देना, क्योंकि वो सस्ती बिजली बनाता है। हमने ये फर्नेस ऑयल से बनी हुई या नेचुरल गैस से बनी हुई महंगी बिजली खरीदनी है, क्योंकि भाई वो बहुत ईमानदार लोग हैं जी भाई। जब सर्टिफाइड है भाई, जब हमारा वजीर आजम कबीना में बैठ के कहेगा कि इनके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत ईमानदार लोग हैं, मैं इन्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ, तो फिर हमें भी तो यही कहना चाहिए ना, वरना चुके जाना जी। लिहाजा आगे बढ़ जाते हैं, लिहाजा फौरन आगे बढ़ जाया कर बच्चा जी। एमिरेट्स ने कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए हर हफ्ते 60 फ्लाइटें चलाएगा जी। जाहिर है जी, उनको उठा के दिया है, दोनों हाथों से पैसेंजर अता किए हैं हमारे हवाबाजी के मिनिस्टर ने जी। PIA वो भी खबर आ गई है कि यूरोपियन यूनियन को हमने अपील कर दी है। अब मसला ये, हम जी बड़ा काम कर रहे हैं, मरे अगर बकवास ना करते तो इस काम की लोड़ ही नहीं पड़नी थी। आपने बकवास की, उसके नतीजे में क्राइसिस आया। अब उस क्राइसिस को हल करने के लिए हम बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक। झूठ पे अब बोल रही। एक अपील थी, जो फॉर्मेलिटी थी, जो करनी थी, हमने कर दिया। अब उनका बंदा आएगा, वो हमारा सिस्टम ऑडिट करेगा और फिर यानी कि हमने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, लोगों को ये इजाज़त दे दी कि वो हमारे सिस्टम में घुस के हमारे सिस्टम की पूरी स्टडी भी करें और साथ में हमें सर्टिफिकेशन भी जारी करें कि आप अच्छे बच्चे होते हैं कि नहीं होते, ठीक है ना जी। और PIA के मामला पे और एविएशन के मामला पे वो बैठे हैं जो सीक्रेसी को बड़ा इंश्योर करते हैं कि आप मेरे मुंह से बात छीन लिया है। सीक्रेसी उनके यहाँ पहली प्रायोरिटी होती है। आहो, अब यहाँ जवाब बनता, लेकिन जाने दे। मैं जब ये कहता था कि नैब के अंदर बैठे हुए जो बुनियादी तौर पे तहकीक करते हैं वो जसूस हैं। जसूस जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से अलग मखलूक होती है। जसूस जो होता है वो सिर्फ इतला देता है कि ऐ हो गया फलाना उन्होंने मिले है, एक्शन का जिम्मेदार नहीं होता। अंदर क्या हुआ है, कंटेंट क्या है, उन्होंने मिल के आपस में नेगोशिएट किया, ये जसूस का काम नहीं होता, ठीक है। तो जसूस है जी, जसूस के कहने के ऊपर किसी शख्स को सारी उम्र के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता, गायब नहीं किया जा सकता। ये रोना है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रोना मैं 3 साल 4 साल से रो रहा हूँ। अब आके हमारे सोशल मीडिया पे ये रोना शुरू हुआ है और उनके अपने यूट्यूबर ने भी रोना शुरू किया। मैंने कहा एंजॉय किया, मैंने कहा चलो है ठीक है, बात कोई कर रहा है ना तो ठीक है, अच्छी बात है। हमने 4 साल पहले शुरू की थी, गालियां खाई थी, जूते खाए थे, पकड़े गए थे, चले हम चुप कर गए, लेकिन हमने बुनियाद तो रख दी ना। अब बाकी लोग बात करें और बाकी लोग बात करना शुरू हो गए। यही काम होता है, एक सूफी का यही काम होता है, आवाज लगा देना, ठीक है, हम आवाज लगा देते। एक खबर ये भी है कि पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स जो कंपनी है उसने कमर्शियल पाक सुजुकी उसने कमर्शियल गाड़ियों जैसे कि बोलान, रावी, उसकी कीमतों में सीधे सबाव 35,000 रुपया इजाफा कर दिया है। अच्छा, मुझे को बता रहा था कमी कर, नहीं 35,000 का इश्तिहार तो उन्होंने छापा हुआ कि हमने कमी कर दी। अच्छा, ये सुजुकी वाले भी यूथी हो गए ना, दादाजी मुंह के ऊपर झूठ बोलते हैं। ये नहीं, बिजनेस रिकॉर्डर के फ्रंट पेज पे या डॉन के फ्रंट पेज पे चार छापा हुआ कि हमने जनाब गाड़ियों की कीमतों में कमी कर दी। जब ऊपर ईमानदार हुक्मरान बैठा होता है तो नीचे भी सब ईमानदार हो जाते हैं, और जब ऊपर बैठा होता है तो नीचे भी सब झूठ बोलना शुरू कर देते। यार, अखबार के अंदर फ्रंट पेज पे इश्तिहार दिया हुआ उन्होंने कि हमने अपनी गाड़ियों की कीमतें कम कर दी। मेरा तो हासा ही नहीं रोक रही। हद है वैसे यार, बहुत ही हद है। कल एक बंदे ने ट्वीट किया, मेरे ट्वीट के जवाब दिया और मेरा दिल ही जीत लिया उस बंदे ने। उसने कहा जी, जब नून लीग की हुकूमत थी आप सागदार का तवा लगाते थे तो यूथ ये आपका प्रोग्राम लोगों को तबरगम भेजा करते थे। जी। अब आप यूथियों को, लेकिन यार मैं अपना की ना है, नून लीग वाले नस्ली लोग थे यार, ठीक है ना, वो गालियां नहीं बकते थे, वो इल्जामात नहीं लगाते थे, ठीक है, वो एहतजाज करते थे इंसानों की तरह। इंसान को एहतजाज करना चाहिए जी, उसकी कोई नापसंदीदा चीज़ आ जाती है तो वो एहतजाज करता है। इंसानी रवैया यही है। ये तो जानवरों से भी, मेरा मतलब है कि चौपायों से भी ज़्यादा आगे हैं। ये तो मतलब कि ऐसा कुछ भौंकते हैं
कि बंदा कहता है कि इनू इस तो पहले कि अगला लफ्ज लिखे इनू ब्लॉक मार इनू ब्लॉक कर दे, ठीक है। और इसीलिए हमने भी प्रोग्राम में वक्फा करने का फैसला किया। प्रोग्राम में वक्फा। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोतो शो के साथ रहिए। जश्न आजादी मनाएं अहमद फैब्रिक्स के संग और हासिल करें 50% का मैक्सिमम डिस्काउंट। फिर मैं तो चली अहमद फैब्रिक्स चौक चौपुर्जी। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। सामने कराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादापोतोशो या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामने ग्राम, दादा पोतो शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/दादापोतोशो या आप YouTube में सर्च करें दादा पोतो शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोतो शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोतो शो से मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03134850 315 0313 48 50 315। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज डॉक्टर साकिब मजीद सालिक का है, दमाम सऊदी अरेबिया से। सलाम दुआ के बाद पूछते हैं, दादाजी ये समझा दीजिए कि उम्र के इस हिस्से में कामरान खान साहब किस डगर पर चल पड़े हैं? देखिए, जितने किसी के स्टेक बड़े होंगे ना, उतना वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएगा। उनके स्टेक्स बहुत बड़े हैं। वो लाइफ जो वो गुजारते हैं, वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग क्या गुजारते होंगे जो वो गुजारते हैं। 2.5 करोड़ के स्पोर्ट्स गाड़ी उसकी एक मिसाल है, ठीक है ना, जो वो लाइफ गुजारते हैं। उनका एक पूरा बारात है जो कि उनके साथ चलती है। वो जिस भी चैनल पे जाते हैं उसमें जाके वो बारात जो है वो बैंड बाजा बजाती है। तो मतलब जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, वो वजीर आजम पाकिस्तान के क्या प्रोटोकॉल होंगे जो उनके प्रोटोकॉल्स। मतलब नवाज शरीफ, मरियम, बिलावल तो उनके सामने कुछ नहीं बेचते। जब इतना बड़ा स्टेक हो और उसके लिए आपको टारगेट ये मिला हो जो वो कर रहे हैं इस वक्त, तो उनकी नज़र में कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो मेंटेन करना है। उनके साथ जो लोग हैं उनको भी उन्होंने साथ में लेकर चलना है। तो इसलिए देखना ये होता है कि बंदा जो है उसके स्टेक्स कितने हाई हैं, उतना ही वो कंप्रोमाइज्ड होता है। सिंपल इज दैट। तो परेशान ना हो, वो वही कर रहे हैं जो किसी भी कंप्रोमाइज्ड आदमी को, किसी भी कमजोर आदमी को इस तरह के मौके पे करना होता है या वो करता है, वो वही कर रहे हैं। उनको नज़रअंदाज कर दें, माफ कर दें और उनकी मजबूरी समझें, ठीक है ना। इस जैसे बहुत सारे लोग, जब मैं माजी में भी जब ज़ाती तौर पे उनसे मिलता था तो वो मतलब लापलापर होते थे, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि हम बहुत कंप्रोमाइज्ड हैं लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। मतलब एक तो सीनियर जर्नलिस्ट ने बाकायदा मेरे सामने अपनी ब्लड प्रेशर की जो दवाई थी उसकी गोली फेंक दी
कहता मैं तो ये अफोर्ड नहीं करता अगर मैं ये बकवास ना लिखूं तो, ठीक है। और खैरी मेरी वो इम्पोर्टेड शराब पीते हैं जिसकी एक बोतल जो है वो 25-30 हज़ार की आती है, और रोजाना जब तक वो एक ना पी लें उनको नींद नहीं आती, ठीक है ना। तो बस फिर जब ख्वाहिशात की गुलामी है ना, ख्वाहिशात की जितनी मर्जी करते चले जाएं, जितनी मर्जी, ठीक हो गया। बस ये अल्लाह तबारक व ताला का देन होती है जिसे वो कनात दे देना, ठीक है। और ये हम जैसे लोगों का हथियार बस कनात ही है, ये बात आप ज़हन में रखें। अदरवाइज हम कितने जिसे कहना चाहिए कि मैं अब तो उसे काबिल रहम ही कहूँगा, हम कितनी काबिल रहम हालत में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे कोरोना के बाद तो हद ही हो गई। आज वसीम साहब बहुत नाराज़ हैं, ठीक है। कोई बात नहीं यार, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, ये क्या बात है। अल्लाह ताला सब बड़ा है, वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, उसने हमारे लिए कोई बेहतर चीज रखी होगी। जी नेक्स्ट मैसेज दिलशाद रजी का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं दादाजी यार ये बहुत फसादी आदमी कहते हैं कोई ना कोई सियासी सवाल लेके आया। सुने तो सही, कहते हैं पीटीआई के सोशल मीडिया के लोगों को बहुत अच्छी अच्छी मुलाजमतें मिल रही हैं। अगर कल को मरियम नवाज की हुकूमत बन गई तो वसीम भाई की नौकरी भी पक्की, फिर दादा पोता शो आपके साथ कौन करेगा? तू कर ली भाई। आखिर यही है। मैंने कल के प्रोग्राम में आपको एक फीडबैक सुनवाया था एक बंदे का कि जनाब जब उनकी हुकूमत थी है, मियां साहब की हुकूमत थी, तो यूथिये दादा पोता शो तबरकन एक दूसरे को भेजा करते थे, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जगह पे उस वक्त भी कायम है, अब यूथिये हमारे ऊपर तबरकन भेजते हैं, ठीक हो गया। हम अपनी जगह पे कायम है कि जो बात गलत है उसको गलत कहना है, जहां पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है वहां पे कोशिश करनी है कि उनको गुमराही से बचाया जाए, बस सिंपल इज दैट। हम अपनी जगह पे कायम है, उनकी पोजीशनें बदलती रहती हैं। आजकल हमें नून लीग का बंदा कहा जाता है जी, बकायदा, ठीक है, बकायदा तो नून लीग ही है यार। अच्छा जी, और मैंने कभी इस पे रिस्पॉन्स करना भी अपनी हद तक समझता हूं मैं। जिस शख्स की पैदाइश ही गुज़िश्ता चंद घंटों में या चंद सालों में या चंद महीनों में हुई है, ज़हनी पैदाइश की बात कर रहा हूं, उसके साथ मुझे अपनी एनर्जीज वेस्ट करने की क्या, उसे मुझे कहने की जरूरत क्या है कि तू जनाब 2018 से पहले वाले हमारे प्रोग्राम सुन, बल्कि डिस्क्वालीफाई 2017 में हुआ था रिपानामा के बाद, तो हमारे 2017 से पहले वाले प्रोग्राम निकाल के सुन, मैं क्यों कहूं, ठीक है ना। जब उसे अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देगा उसे अकल आ जाएगी। जी जमान हैदर का मैसेज है। जमान, इस मौजू पे अगरचे बात हो चुकी मगर आप समेत बहुत ज्यादा लोग इस मौजू पे दुखी हैं, इसलिए इत्तमाम हुज्जत के लिए आपका मैसेज पढ़े देता हूँ। कहते हैं दादाजी लेदर का दरमियाना जूता 2000 से नीचे का नहीं और खाल खरीदने को कोई तैयार नहीं। हाँ। मामला क्या है? मामला जो है कि हमें अच्छे एंटरप्रेन्योर चाहिए। दादाजी 2500 रुपए की खाल बिकी है दुम्बे की। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारे पास एंटरप्रेन्योर ही कोई नहीं है, मर गया। इस वक्त कसूर के अंदर लोगों ने अरबों रुपए की मशीनरी लगाई हुई है, पानी में डूबी हुई है या बंद पड़ी हुई है, वर्कर बेरोजगार बैठा हुआ है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो लेदर उठाता है टैनरी से और वो लेदर लेके जाता है जूता बनाने वाले के पास, और जूता बनाने वाले को कहता है जूता बना के दे, और उसका बायर उसने ढूंढा होता है मुल्क से बाहर, और उसको वो जूता सप्लाई करता है। देखिए वो कितनी चीज, उसकी खिंच कहां तक पड़ेगी। वो आखिर में उन मौलवी साहब को या उस मदरसे को भी वो फायदा पहुंचाएगा जिसके लिए आप अपनी खाल डोनेट करते हैं। पाकिस्तान को अगर इस तरह का कोई एक एंटरप्रेन्योर भी मिल जाए ना, लाखों नौकरियां जनरेट कर देगा वो शू इंडस्ट्री के अंदर, हजारों नौकरियां क्रिएट कर देगा वो टैनरीज के अंदर, और बिलाशुबा मिलियंस ऑफ पीपल को फायदा होगा ग्रास रूट लेवल के ऊपर। जब खाल महंगी बिकेगी तो लोगों को रेवेन्यू भी तो ज्यादा मिलेगा ना। हमारी टैनरियां बंद हुई पड़ी। इस वक्त भी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर प्योर लेदर का जो जूता है उसकी डिमांड है। अमेरिका, इंडियन धड़ाधड़ एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, चाइनीज धड़ाधड़ एक्सपोर्ट करते हैं। सानू के मौत पई हुई है, दंदल पई हुई है, हम उड़ीक रहे हैं क्योंकि चीना आए, वो बैठ गए यहाँ पे, हम सबको जूते मारे और यहाँ से जूते एक्सपोर्ट करें। अपने बच्चे को हमने नहीं विजुलाइज करने देना। तरीकाकार क्या है मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। कोई अल्लाह का बंदा जो इस सेक्टर का रिवाइवल चाहता है, वो 10 से 12 बच्चों का एक ग्रुप जो फ्रेश ग्रेजुएट हो, मेरे पास अगर पैसे हो तो मैं ये जरूर करूं इस मुल्क के लिए, इस मुआशरे की बेहतरी के लिए, ठीक है। एक्सपर्टीज जूता बनाने की हमारे पास टॉप की है। हम दुनिया का फुल लेदर शूज, बॉटम भी लेदर का, टॉप भी, अपर भी लेदर का, ये हम मैक्सिमम 3 से 4 मतलब 3 से 400, अब कहले 500 से 600 रुपए में बना लेते हैं, जो कि दुनिया के अंदर $30 में बिकता है, $20 में बिकता है। $20 से कम तो होता ही नहीं है ना। खैर ठीक है, हम क्या करें जी, सबसे पहले इसका आप कहें कि आगाज कहां से? आगाज यहां से हो
कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है आइंदा 10 साल में अरबपति हो तो उसको इस शोबे में डाल दीजिए। और शोबे में डालने का तरीका क्या है? सिंपल, बच्चा ग्रेजुएट किया हुआ है, उसके लिए टिकट का एहतमाम करें। जर्मनी के अंदर, दुबई के अंदर और दूसरे ममालिक में जो लेदर की एक्सपोज हो रही हैं वहां पे वो चला जाए और सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए जाए, जाके देखे वहां पे वो क्या रहा है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, लोग बना क्या रहे हैं। मुझे यकीन कामिल है कि पहली दफा ना थोड़ा सा तेज बच्चा हुआ तो पहली दफा ही कोई छोटा मोटा 2, 2.5, 3 लाख जूतों का ऑर्डर पकड़ लेगा, ठीक है। और अगर जो है वो तेज नहीं है तो पहला उसका स्टडी होगी, उससे भेजने से पहले उसको लोकल मार्केट, छत्ता बाजार वगैरह के अंदर महीना 2 महीने लगाने चाहिए। वहां पे किसी दुकान पे भले निकाह बैठ के काम कर ले, चाय शाय पिला दिया करे, वहां पे आने वाले ग्राहकों को पानी पिला दिया करे। छत्ता बाजार के बाद दूसरी ऑब्जर्वेटरी उसकी होगी, वो कसूर होगी। कसूर के अंदर टैनरीज लोग घरों में काम है शुरू किया हुआ है, इसकी लेदर की प्रोसेसिंग का, जो लो ग्रेड लेदर होता है, जिसके अफ्रीकन बड़े गाहक हैं। आहो सानू वो जुत्ती पाए खुरक हो जाती है, अफ्रीकन नहीं होती, पाँव ते खुरक नहीं होती, ठीक है। वो उन्होंने काम शुरू किया हुआ है। फिर वहां पे लोगों ने स्टिचिंग की, कटिंग की, बड़ी टॉप क्लास दुनिया की मशीनें ला के लगा ली हुई हैं। अच्छा, उसको पता चल जाए कि यहाँ पे कौन कौन सा मौजा बनवाया जा सकता है, ठीक। ये उसकी 2-3 महीने की ये स्टडी हो, पहले उसको मार्केट की स्टडी हो, उसके बाद फिर वो इंटरनेशनल एक्सपो में जाए, वहां पे वो बैठ के कैलकुलेट करे कि ये जूता मेरे से कितने का मांग रहा है, उसे पता हो बैक एट होम मैं कितने का बनवा सकता हूँ, 100 से 200% का मार्जिन रख के प्राइस कोट कर दे वहां पे बैठ, ठीक हो गया। ये 3 या 4 साल की ये एक्सरसाइज है, उसके बाद वो बच्चा कभी जिंदगी में पकड़ा ही नहीं देगा। इतना बड़ा पोटेंशियल पड़ा हुआ है, हीरे पड़े हुए हैं यहाँ पे यार, उन हीरों को मार्केट तक एक्सपोर्ट करना, और यहाँ पे हम उनको हीरों को पत्थर समझ के एक दूसरे को मार रहे हैं या उनसे खेल रहे हैं। यहाँ पे आता है किरदार एंटरप्रेन्योरशिप का। आप देखें मैं कितना सोचता हूँ इसके ऊपर कि अगर वहां पे एंटरप्रेन्योर लैग कर रहा है इस वक्त लेदर इंडस्ट्री के अंदर, एंटरप्रेन्योर लैग कर रहा है। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर से मुराद लिया गया है जिसने टैनरी लगा लिया, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो सेठ है, वो सनतकार है। एंटरप्रेन्योर लैग कर रहा है जो एक भी इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्रियों को चला दे, जब वो पुल जनरेट करेगा, डिमांड जनरेट करेगा, उसने 2 मिलियन जूते इस साल में रशिया एक्सपोर्ट करने होंगे, तो मार्केट में लेदर लेने जाएगा ना। तो जब लेदर की डिमांड जनरेट होगी तो टैनरी चलेगी ना, वो टैनरी चलेगी तो वो पीछे से, मेशा उसको कहते हैं, पीछे में से खाल की डिमांड जनरेट करेगी ना। तो देखें आप किस तरह चेन चलेगी। अल्लाह के बंदो, हमने लेदर इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया और होने दिया, हमारी आंखों के सामने डूब गई है। और इसको रिवाइव करने के लिए ये लगता है अगर हुकूमत आ जाए, मैं हुकूमत को डिलीट कर दे, मैं हुकूमत के ऊपर लानत भेजता हूं। मुझे पता है उन्होंने कुछ नहीं करना, वो आ गए तो मजीद तबाही कर देंगे। लाहौर के अंदर SOP तय है पिछले कम से कम 14 सालों से, तो मुझे पता है कि जनाब इन जगहों के ऊपर पानी खड़ा हो जाता। द मोमेंट लाहौर के अंदर पहला कतरा पानी का पड़े, वासा का वो स्टाफ अपने दफ्तर से निकल के उन पॉइंट्स पे पहुंच जाए, ठीक है। पानी अब खड़ा होता है, 2-2 दिन खड़ा रहता है, कदाफी स्टेडियम डूबा रहता है। क्यों? वो स्टाफ नहीं जाता अपनी जगहों के ऊपर और कोई उन्हें पूछने वाला भी नहीं। और टैनरी लेदर हमारी 80% एक्सपोर्ट पे बैठी हुई थी, ठीक है ना। टैनरी हमारी जितनी भी थी, वहां पे आगे चीन है, उन्होंने खोते की खाल हमसे ही खरीद के घोड़े की खाल बना के भेजी थी, महंगा करके। हाँ जी, उन्होंने हमारे मुकाबले में हमसे ही खाल खरीद के तो माल खड़ा कर दिया। तो अब हम क्या करें? अब हम हाई एंड पे चले जाए। हाई एंड जो होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल लेदर में तो वो हमें नहीं टिकने देने लगा ना, तो हम अपनी ओरिजिनलिटी पे वापस चले जाए हैं जी। और ओरिजिनलिटी पे वापस जाके थोड़ा चीज बना के महंगा बेचें। उसका भी तो कोई ना कोई गाहक होगा ना दुनिया के अंदर, हर जौक के गाहक होते हैं यार। और मैं आपको अर्ज करूं, आप 100% लेदर का जूता लेके जाएं, चीनी आपसे खरीदेंगे, क्योंकि आज भी हलाल किए हुए जानवर की जो खाल होती है, उसके अंदर जो शाइन होती है, जो उसके अंदर लचक होती है, जो उसके अंदर पकड़ होती है, ये जो कहते हैं ना कि जूता पहन के चलते हैं तो जूता आपके पाँव को दबाता है, कोटरा होता है, ये वो वाले जूते बनते हैं हमारे लेदर से, ये जो हमारा हलाल जानवर है इसकी खालों से। तो इसलिए दुख होता है। ये सारी उम्र लगा के ये चीजें ऑब्जर्व की, स्टडी की, और अब हम ये ऑब्जर्वेशन और हसरतें अपने साथ लेके कब्र में उतर जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये बात कर तो देनी चाहिए ना यार, कोई बच्चा, कोई एक दर्जन लोग चाहिए जो इसका इनिशिएटिव ले लें।
तो सारी लहरें बहरें हो जाएंगी, लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है बराह रास्त इससे। और वो सारे कोई रेडी लगा के बैठा हुआ है। जो कटर लेदर का कटर चलाने वाला था उसने जनाब शवारमे का ठेला लगा लिया। अब क्या करे, जिंदगी तो कमानी है ना किसी तरीके से। तो ये होता है सामीन कराम, बार वक्त अच्छे महारतों वाले बच्चे ना पास आउट करने से ये होता है। आज भी कोई बच्चा, कोई वालिद जिसका बेटा जो है वो MBA करके 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहा है, वो ये समझ के अगर अपने बच्चे को ट्रेनिंग शुरू कर दे कि जनाब आज से 3 साल बाद मैं इसे करोड़पति देखना चाहता हूँ, तो ये बेहतरीन शोबा है। जिस वक्त डेड पड़ा हुआ है, जो इसमें घुसेगा हीरो बन जाएगा। ठीक हो गया? तो इस साइड पे बच्चे को लगा देना। मैंने तो 2-2 महीने की बात की है, साल लगाए ना। 1 साल जनाब इधर लेदर की जो मार्केट है अंदरूनी शहर झत्ता बाजार है वहां पे लगाए। 1 साल वो कसूर में जाके जरा फांके ना है, फिर उसको जाके वहां पे किसी एक वो जो होती है वहां पे जूता बनाने की वर्कशॉप, उसमें छोटा बन के काम करना ना, और उसके बाद वहां के 2 एक्सपो, और वो बच्चा फिर पकड़ा नहीं जाएगा सारी उम्र। कोई पता नहीं आज से 20 साल पहले वो मियां मंशा के मुकाबले में बैठा हो। और बाय द वे कायद आजम के वालिद साहब भी जो थे वो भी इसी कारोबार से वाबस्ता थे। हमारे जो ये अंजुम निसार साहब FPCCI के जो सदर बने हैं, इनके वालिद साहब जो थे मियां निसार अल्लाही साहब, जिनको डंका के नाम से भी याद किया जाता है, मियां निसार अल्लाही डंका साहब जो थे वो भी इसी कारोबार से वाबस्ता थे। वर्ल्ड वार 2 के अंदर जनाब उन्होंने गोरे की फौजों को बूटों का मटेरियल सप्लाई किया हुआ है। ये जो सहगल हैं बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, ये भी इसी कारोबार से वाबस्ता थे। इनके बुजुर्ग जो थे उन्होंने पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के अंदर बूटों के जो सोल थे वो सप्लाई किया हुआ। आपको और कितनी मिसालें बताई जाएं कि जिन लोगों ने पाक बड़े सगीर के अंदर बड़े, ये मियां निसार साहब जो हैं जब तक जिंदा रहे हैं, चनियोटी शेख बरादरी के वो सरबराह रहे हैं। यार फिर क्या करूं, मेरे पास याददाश्त नहीं इतनी ज्यादा, तो प्रोग्राम का सेगमेंट लंबा हो जाता है। टाइम ओवर हो गया सामीन कराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। हम कोशिश करते हैं कि आवाज लगाने का अपना मिशन पूरा करता रहे, लेकिन आपका रिस्पॉन्स जो है वो इस बात का मुतकाजी है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी बदला जाए और स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन भी बदला जाए। कोई हर्ज नहीं है आपको तक मुअस्सर गुफ्तगू पहुंचाने के लिए कोई और किसी और फोरम का चुनाव कर लिया जाए, और क्यों ना किया जाए। अब लागियात कहती है कि अगर एक तरीके से नहीं होता तो दूसरे तरीके से कर लिया जाए। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह उल अजीज आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। जश्न आजादी मनाएं अहमद फैब्रिक्स के संग और हासिल करें 50% का मैक्सिमम डिस्काउंट। फिर मैं तो चली अहमद फैब्रिक्स चौक चौपुर्ती। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, UK फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।